जी। तो चलिए आज अपन अपना नेशनल इनकम का रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल इनकम यूनिट 1 यूनिट 2, आप लोगों के मॉक टेस्ट अब खत्म हो चुके हैं। ऑल द 30 ईपीएल्स आर डन। आई होप आप लोगों ने दिए हैं, नहीं तो पता चला नया ही निकल के आता है। हम्म। बता रहे थे कल बच्चों ने बोला हमने तो मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, कुछ बच्चों ने, तो वो तो रिपोर्ट मेरे पास निकल के आ जाएगी अभी। चलिए, तो सबसे पहले अब अपन है ना, दो यूनिट है अपने पास नेशनल इनकम के, फटाफट उनका मैं रिकैप करा देता हूँ ताकि फिर आपके पास जो स्पेसिफिक डाउट्स हों, कल है ना एक रैंडम डाउट सेशन भी रख लेंगे। रैंडम डाउट सेशन का मतलब ये हो गया कि आपके जो जो डाउट्स हो इंडिविजुअली, जो अजीबोगरीब क्वेश्चंस लग रहे हो वो, विल आई बी अलाइव और नॉट आफ्टर द क्लास। गर्मी लग रही है, चक्कर वो हो रहा है। एक बार संस्कार भैया को बुला लो, आई थिंक इफ ही कैन डू समथिंग तो दैट विल बी गुड। हम्म। मैं फटाफट अब आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर लेता हूँ नेशनल इनकम का। ठीक है, तो नेशनल इनकम के कॉन्वर्सेशन में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पूरा कर लूँ आप लोगों के साथ ताकि आप आगे बढ़ जाओ। हाँ, नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो गलत आ रहे होंगे ऐप में, और उसमें होता क्या है, ऊपर आंसर गलत रहता है, नीचे एक्सप्लेनेशन सही रहता है, ऐसा भी हो रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो मेरे को बच्चों ने पॉइंट आउट कराया, खासकर वो जीडीपी जीएनपी में मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट अपन बेसिक्स जानते भी हैं, उसके बावजूद वहां पे आंसर देखते तो गलत आता, तो डाउट आ जाता है मन में। आप निश्चिंत रहिए, अपने फंडामेंटल्स अपन ने ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके तैयार करें तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सर, नेशनल इनकम को सबसे पहले कैलकुलेट कब किया जाता है? सर, हर साल कैलकुलेट किया जाता है। कौन कैलकुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई या सीएसओ? जल्दी जल्दी बताते चलो चलो। ऋषभ, पब्लिक फाइनेंस में प्रैक्टिकल कौन से आ रहे हैं बेटा? कल सारे क्वेश्चन निकाल के रख लेना स्टडी मटेरियल के साथ, बताते जाना। सर ये करा दो, वो करा दो, करा देंगे। पब्लिक फाइनेंस में बस तुमको डेफिसिट और वो सब वाले क्वेश्चंस होंगे सिर्फ। हम्म। और वो बोलो तो कल शाम को आराम से 7-8 बजे भी ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं, तुम तुम्हारे सब अपने लेजर टाइम पे बैठ के, क्योंकि अब 2-4 दिन बच रहे हैं यहाँ से आगे। अब जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, ऐसा कर लेंगे। मैं टाइम डाल दूंगा बेटा आज, डोंट वरी। ओके, चलो। सर, सीएसओ कैलकुलेट करता है। सीएसओ जब कैलकुलेट करता है तो बेसिकली सब लोगों से डेटा लेता है। डेटा लिया जाता है तीन तरह से। अपना बेसिक फंडामेंटल है नेशनल इनकम का कि जितनी सेल हुई उतना ही खर्चा होगा, उतनी ही इनकम होगी, तो इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड सामने आते हैं आपके मेरे। सबसे पहला वर्ड जो हमारे देश की पूरी सेल है उसको जोड़ने का काम होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बोले तो एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कहते हैं अपना, प्रोडक्शन हुआ है, उन सब का टोटल वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस देश का प्रोडक्शन, वेरी गुड। अच्छा, तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है सर? पॉलिटिकल बाउंड्रीज आती हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं।
military establishments and embassies and visa consulates, ships and vessels operated by the country residents in another country, as well as आपके, हाँ ये चारों हो गए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड एम्बेसीज एंड काउंसलेट्स। तो इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? सेल। सेल के अंदर सर फिक्स कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। तो हमने उस दिन क्या सीखा था कि अगर मैं मेरा सेल प्राइस मार्केट में देता हूँ तो मेरे फैक्टर्स की कॉस्ट है। तो नॉर्मली एक दुकानदार के लिए जो सेल प्राइस होता है वो बेसिकली फैक्टर कॉस्ट होती है। फिर उसमें गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो क्या होता है सर? मार्केट प्राइस बन जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू market price. Yes or no? Hello? Yes or no? अच्छा, अब उसके बाद फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस हो गया। इसी में जब जीडीपी की बात करते हैं हम, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये चार चीजें आ गई सर। नॉन रेसिडेंट इंडियंस की जो कमाई होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक प्लस एनएफआई है, तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल। उसके बाद सर ग्रॉस जो वर्ड है उसमें मतलब हम फिक्स कॉस्ट लेके चलते हैं। फिक्स कॉस्ट जो आप अपने कस्टमर से वसूल रहे हो वो बेसिकली किसी और का सेल था। मैंने आईपैड लेके रखा था तो एप्पल ने मुझे आईपैड बेचा। एप्पल के लिए तो एक सेल है, मेरे लिए एसेट था। तो मेरी ट्यूशन फीस के अंदर एप्पल आईपैड का कॉस्ट जुड़ा हुआ है, बराबर। तो इसलिए जब आप सेल करते हो माइनस उस कॉस्ट को करते हो तो वो डबल काउंट होने लग जाता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा देते तो नेट आ जाता है। ये फंडा क्लियर है या मेरे को वापस डिटेल करनी पड़ेगी? जल्दी से बता दो। ये तो पता चला तुम सब बोलो सर वापस समझा दो एक बार फिर से। यहाँ पे गामा वाले बैठे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है। सर एक बार फिर से समझा दो। गामा वाले हैं मेरे साथ यहाँ पे, वो पूरा चैप्टर समझने के बाद बोल देते मेरे को सर शॉर्ट में फिर समझा दो एक बार। हाँ, तो वो गजब टैलेंट है उन सबके पास। और वो अथर्व पंड्या और अथर्व अग्रवाल अभी रिवीजन में आ ही नहीं रहे, देखो आप। और उस रश्ति, हाँ मतलब मेरे को अभी भी ऐतिहासिक बैच है वो। हम्म। तो मेरे को फटाफट छोटे छोटे दो चार पॉइंट्स क्लियर कर दो। जीडीपी से एनडीपी आने में मेरे को क्या कम क्या ज्यादा करना पड़ेगा, बताओ। क्या ऐड करूं क्या लेस करूं जीडीपी से एनडीपी आने में? ओके, डोमेस्टिक से नेशनल आने में मैं क्या करूं? एनएफआई ये करना है, ठीक है। फैक्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करूं? सर इनडायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे, वेरी गुड। तो ये अपने को क्लियर है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, जीडीपी एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या अंतर है? सर जीडीपी एट करंट प्राइस के अंदर सर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है और कांस्टेंट प्राइस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। तो आपको उसको उतारना पड़ेगा नीचे। वो जीडीपी डिफ्लेटर करके चीज होती है, वो देखी कि नहीं तुमने? ये जीडीपी एट करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस देखो, स्क्रीन पे देख लो जरा ये। अगर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो करंट ईयर टू बेस ईयर, बेस ईयर टू करंट ईयर का जो मूवमेंट है ये वही रिलेटेड है।
ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज निकल के आएगी इसके अंदर। हाँ, अब मुझे बताओ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल इनकम, क्या मैं सब लोगों की पर्सनल इनकम जोड़ूं तो नेशनल इनकम आ जाएगी क्या? सब लोगों की पर्सनल इनकम जोड़ने से नेशनल इनकम आएगी क्या? सर नहीं आएगी। पर्सनल इनकम में सर नेशनल इनकम माइनस वो पैसा जो कमाया पर मिला नहीं, प्लस वो जो मिला पर कमाया नहीं। मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स पर्सनल इनकम में आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ मेरे को। हम्म। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये सब मैं पर्सनल इनकम निकालते समय ऐड करके रखूं या लेस कर दूं? और अगर पेंशन मिली हुई है, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना के पैसे मिले हुए हैं, वो क्या करूं? लाडली बहना के पैसे ऐड करूं या लेस करूं पर्सनल इनकम में? ओ भैया, लेस कैसे होंगे? लाडली बहना के पैसे, लाडली बहना को पैसे मिले, बुढ़े बाबा को पेंशन मिली, गरीब किसान कल्याण योजना में पैसे मिले, तो ये तो पर्सनल इनकम का पार्ट है। यस और नो? हम्म। याद आया? हम्म। तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। ये रहा पर्सनल। अच्छा, एक बात बताओ, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सेम है क्या? जल्दी बताओ। पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस किस चीज का है? सर पर्सनल टैक्सेस हट जाएंगे, वेरी गुड, पर्सनल टैक्सेस हट जाएंगे, वेरी नाइस। कोई क्वेश्चन वोश्चन, ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अब तुमको कैलकुलेट करना आते हैं कि नहीं आते, या डू यू वांट मी टू गेट फ्यू क्वेश्चंस डन विथ यू? आपको मेरी एक वो लॉजिक याद हो गई, जिसका जिससे मतलब होगा उसको उससे मिलवाएंगे, बाकी सब ऐसा का ऐसा। तो ग्रॉस का कनेक्शन डेप्रिसिएशन से, डोमेस्टिक का करेक्शन कनेक्शन एनएफआईए से, और मार्केट प्राइस का कनेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस से। यस और नो?
ठीक है, चलो, फेयर इनफ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू एडेड मेथड के दो नए नाम और बताओ। सर, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये आप लोगों ने ध्यान से करके रखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, पर ध्यान देना, ये मैंने बोला था ये 3 MCQ है। इनकम मेथड का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड का था कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड। अब अपन वैल्यू एडेड मेथड को अगर लेते तो वैल्यू एडेड मेथड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 सेक्टर्स में डिवाइड करा। सब सेक्टर्स का आउटपुट लिया और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करा। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करें तो क्या कहलाता है? नेट वैल्यू एडेड। मार्केट में वो सेल आउटपुट करते हैं या नेट वैल्यू एडेड को सेल करते हैं, बताओ मुझे। डू दे सेल नेट वैल्यू एडेड और आउटपुट? गिव मी एन आंसर। सर, नेट वैल्यू एडेड बेचेंगे। नेट वैल्यू मार्केट में बिकेगी, गलत। मार्केट में आप पूरा आउटपुट्स ऑफर करते हो भाई, क्या कर रहे हो? मार्केट में मेरी नेट वैल्यू एडेड दिखेगी या मार्केट में तो मैं पूरा दूंगा, ये देखो ना। करवाया था तुम लोगों को मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। नेट वैल्यू हर सेक्टर की ऐड होगी, जोड़ोगे तो आ जाएगी, लेकिन मार्केट में ऑफर तो पूरे 1500 हो रहे हैं ना। दिखा कि नहीं दिखा? ये मार्केट में ये पूरे 1500 जा रहा है ना। इधर ये वाले 1500 पूरे आ रहे हैं और ये 1000 पूरे आ रहे हैं। और उसी में से फाइनल कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन रहा है। यस और नो? अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बताओ, कुछ चीजें वैल्यू एडेड मेथड में जुड़ी हुई नहीं रहती, जिनको अलग से जोड़ना रहता है, वो क्या क्या रहती हैं? सर, एक तो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, बताओ। हम्म। सर, सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं जोड़ेंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को जोड़ेंगे। सर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को जोड़ेंगे, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज हो जाएंगे, एंड क्रिएशन ऑफ असेट्स बाय द गवर्नमेंट। बड़े बड़े ब्रिज बन गए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, ये अलग बात है, उनमें गड्ढे भी आ गए हैं, लेकिन जो पब्लिक को समर्पित किया गया है, सारे पब्लिक गुड्स, वो सब जुड़ेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स पे अर्न किया हुआ कमीशन काउंट होगा। हाँ या ना? तो इन सबको जोड़ के मिलेगा क्या, नेशनल इनकम या जीडीपी एट एमपी? ये बता दो। इन सबको जोड़ के मिलेगा क्या? सर, इन सबको जोड़ के मिलेगा जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी के अंदर से क्या क्या लेस करूंगा जो मैं नेशनल इनकम पे पहुंचूंगा, बताओ जरा।
डिप्रिसिएशन लेस करूं, एनएफआईए ऐड करूं, इंटरेस्ट लेस कर दूं, वो नेट इंटरेक्ट टैक्सेस। करेक्ट। वेरी गुड। हैप्पी टू सी। ठीक है, ये आ जाएगा। और इनकम मेथड में सर चार तरह से इनकम कमाते हैं हम: रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो सारी चीज़ें कमाता है लेकिन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करता, तो उसके लिए बोलते हैं हम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड देते तो क्या होता है उसमें, सर वो सबको जोड़ के निकालते, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होते। इन सबको जोड़ता हूँ तो जीडीपी मिलेगा या एनडीपी मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। एनडीपी में एनएफआईए जोड़ दूंगा तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यस और नो? तो वैल्यू एडेड मेथड में हमने जो चीज़ें जोड़ी उससे जीडीपी निकलता है, यहाँ पे सीधे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। इसमें बस एनएफआईए जोड़ूं तो नेशनल इनकम आ जाएगी, बराबर। अब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें। अरे, बंद हो गई क्या ये? ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में तीन लोग खर्चा करते हैं: गवर्नमेंट खर्चा करती है, हाउस होल्ड खर्चा करता है और बिजनेस खर्चा करता है। गवर्नमेंट का खर्चा कैपिटल रेवेन्यू, जो हम बजट में बहुत अच्छे से सीख क्या है। हाउस होल्ड जो खर्चा करता है वो बिजनेस एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, ओ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस। और उधर से बिजनेस भी जो खर्चा करता है वो बिजनेस एक्सपेंस प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस हो गया, बराबर। इन तीनों को जो सब जोड़ लो, सबके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जोड़ लोगे तो आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिला के डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मिलेगा। इसके अंदर पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का खर्चा जोड़ना चाहिए क्या या नहीं जोड़ना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में, बताओ। ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड होंगे, वेरी गुड। तो इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों ने इसके अंदर स्टडी मटेरियल के मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, वो करे कि नहीं करे? आपने नहीं करे तो अपनी टू डू लिस्ट में डाल लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल करके जाना, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक दो प्रैक्टिकल्स भी अगर एग्जाम में आ जाते तो वो भी क्यों छोड़े हम लोग। बाकी तो कॉन्सेप्ट्स पे हमारी पकड़ है, अब हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाए थे क्लास के अंदर। बराबर।
अब इसमें ना एक वो सेकेंड यूनिट भी है, प्लीज इसके एमसीक्यूज और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, थोड़े बहुत ही हैं लेकिन काम आते हैं। हाँ, इसका सेकेंड यूनिट था सर। सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने कीन्स इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात करी थी, वहां पर उसने आपके मेरे साथ डिस्कशंस करा है, देखें। सर कीन्स थ्योरी आपको मेरे को कुल मिला के चार बातें बोलती है: एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड में सर्कुलर फ्लो, टू सेक्टर मॉडल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल। सर एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या कि जितना मैं डिमांड करता हूँ पूरी कंट्री के अंदर, एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज इनकम। तो मेरी जो कंजम्पशन प्लस सेविंग, अब हम दो तीन बातें याद रख ले। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश भर में सारे लोगों ने मिलकर जितना प्रोड्यूस करा। टू सेक्टर के अंदर तो बहुत सिंपल से था, 1 2 3 4, एक बार देखो समझता है कि नहीं समझता, 1 2 3 4, जल्दी से देख के बताओ मेरे को। 1 2 3 4 क्लियर है? तो टू सेक्टर तो बहुत सिंप्लीफाइड होता है, टू सेक्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है तब जब गवर्नमेंट एंट्री लेती है। तो गवर्नमेंट जब थर्ड सेक्टर के तौर पे एंट्री लेती है तो गवर्नमेंट परचेजेस भी करती है, गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, गवर्नमेंट के कारण रोजगार भी बढ़ता है, लेकिन उसी गवर्नमेंट के कारण मार्केट में दूसरी चीजें भी होती है, फाइनेंशियल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। यस और नो? अब टू सेक्टर के बाद जब हम थ्री सेक्टर में जाते हैं तो थ्री सेक्टर का डायग्राम जरा फटाफट देखो मेरे साथ, ये मैंने क्लास में कराया था 1 से लेके 11 तक आपको पूरा, एक बार ये फटाफट देख लो जरा। स्टेप बाय स्टेप चलना, मेरे ख्याल से आपके नोट्स में भी मार्क्ड होगा। 1, सबसे पहले हाउस होल्ड ने जाके काम करा फैक्टर मार्केट में, फैक्टर सर्विसेज मिली बिजनेस को, बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज दी। टू टू पे हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज मिली तो हाउस होल्ड ने कमाया और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने गए, वो एक्सपेंडिचर पैसा बन के सेल बना बिजनेस की। बिजनेस ने जब पैसे कमाए तो लोगों को सैलरी दी, तो 4 फैक्टर पेमेंट्स के नाम पर हाउस होल्ड में पैसा आया, हाउस होल्ड ने कमाया तो उसमें से टैक्स दिया। नंबर 5, बिजनेस ने कमाया तो उसने टैक्स दिया। नंबर 6, 7A और 7B ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडी के रूप में थोड़ा थोड़ा वापस आ गया, बचे हुए पैसे से लोगों ने खर्चा करा। तो 8 नंबर से कुछ सेविंग्स हुई और इधर से उस सेविंग्स को गवर्नमेंट ने बोरो करा और बिजनेस ने बोरो करा। 9A 9B, गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो गवर्नमेंट ने नंबर 10 पे जाके प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करा। परचेज करने के बाद इन्वेस्टमेंट के नाम पर जब इन्वेस्टमेंट करते एक्सपेंशन करते तो बिजनेस ने भी खुद को बढ़ाया। 11, 1 से लेके 11 तक का फ्लो क्लियर है या नहीं है, बताओ मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर जब अपन चले थे तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू सी प्लस आई किया था और यहाँ c प्लस आई प्लस जी हो गया था, बराबर। तो बेसिकली इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब उस एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को उन्होंने बहुत तोड़ तोड़ के समझाया आपको मेरे को, जिससे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स भी बनते हैं। तो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन बनाया कि हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम पे बेस्ड होगा, C इज इक्वल्स टू एफ वाई कंजम्पशन ऑफ इनकम। उस कंजम्पशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, हम कमाए या न कमाए हमें कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। ए प्लस बी वाई जो कि फंक्शन ऑफ इनकम होगा, A प्लस बी वाई।
और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। एंड सेविंग क्या होगी सर, आपने जो कमाया उसमें से जो कंजम्पशन कर लिया वो बचा हुआ आपकी सेविंग, यस और नो। तो सेविंग फंक्शन होगा 1 - MPC। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज एस अपॉन वाई। हाँ या ना सर? इसके उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं आपको मेरे को, और वो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो अपन ने क्लास के अंदर सॉल्व करे हैं। ये आप लोगों ने करके रखे हैं कि नहीं करके रखे हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा। एक सेकेंड, ये वाले ये 1-on-1 क्लास में पूरे करे अपन ने। और इसको है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के फॉर्मूले से ही सब सॉल्व हो गया था। उन्होंने जितने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे वो अपने को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इनका सॉल्यूशन जबरदस्ती वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिखाया है इन्होंने, और वही चीज अपन अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किए थे। हम्म। तो C प्लस आई प्लस जी, अब अगर टू सेक्टर था तो कंजम्पशन A प्लस बी वाई हो गया, बराबर। अच्छा, जब कंजम्पशन आपकी इनकम जीरो है तो आप सेव करोगे या नेगेटिव सेविंग होगी जब इनकम जीरो है? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। जब आप बिल्कुल भी नहीं कमा रहे हो और घर बैठे खा रहे हो तो क्या होगा सर? नेगेटिव सेविंग होगी। जब आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो जब तक आपकी इनकम एक लेवल तक आती है तब तक कंजम्पशन सेम रहेगा या वहीं से बढ़ना चालू हो जाएगा? वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। जब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे सर, एक लेवल पर जाकर दोनों कंजम्पशन, आपका इनकम और कंजम्पशन मैच होगा, तब आपकी सेविंग्स जीरो होंगी, उसके बाद से सेविंग चालू होगी। कायदे से ये कहते हैं कीन्स कि भैया हमारा कंजम इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन जनरली कम बढ़ेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को
वेरिएबल मानते हैं या कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये बताओ। हम हमारे क्वेश्चंस में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कांस्टेंट मान के चलेंगे या वेरिएबल मानेंगे? जनता बोली क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है भाई तुम्हारी कमाई बढ़ेगी तो तुम धीरे धीरे कंजम्पशन उतना बढ़ाओगे या नहीं? सर जनरली कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन हम उसको रख के कांस्टेंट चलते हैं। इधर इधर देखो तुम्हारे नोट्स का सेकंड पेज। Sir, Keynes' assumption is that consumption increases with an increase in disposable income, but that increase in consumption will be less than the increase in disposable income. But उसको कांस्टेंट मान के चला जाएगा। क्यों कांस्टेंट माना जाएगा? क्योंकि सर सबका कंजम्पशन पोजीशन नहीं तो अलग अलग मिलेगा। ये देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है नोट्स में, सेकंड पेज पर नीचे से सेकंड पैराग्राफ पढ़ के देखो। ऑल्दो एमपीसी इज नॉट नेसेसरीली कांस्टेंट फॉर ऑल चेंजेस इन इनकम, in fact the propensity to consume tends to decline at higher income levels. Most analysis of consumption generally works with a constant MPC. ये याद रखना रियल लाइफ में होता है, बढ़ने के साथ वो सेविंग बढ़ेगी, लेकिन ये क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा था अपन और इसमें कांस्टेंट रखा था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये बोला था कि सर सेविंग फंक्शन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में क्या बोला था? सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये था, उसको के से डिनोट किया था, याद है? के से डिनोट किया था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कहाँ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हाँ के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्या सीखने को मिला था? कितना इनकम, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कितना इनकम पे इंपैक्ट आएगा, यस और नो? आया? अब C प्लस आई प्लस जी हो गया। अब अगर मैं 3 सेक्टर के बाद 4 सेक्टर पे जाता हूं तो क्या होगा बताओ? सर नेट एक्सपोर्ट्स जुड़ जाएंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वो नेट एक्सपोर्ट्स जुड़ेंगे तो क्या होगा? सर कुल मिला के अपन ये 3 चीजें देख रहे थे, 2 सेक्टर C प्लस आई, 3 सेक्टर C प्लस आई प्लस जी, 4 सेक्टर C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। इन सबसे हो क्या रहा था? तो जो आपका जो इनकम का और डिमांड का फंक्शन था कंजम्पशन का, जैसे ही गवर्नमेंट एंट्री हुई तो उसमें बढ़ गया C प्लस आई फिर प्लस जी। तो इससे हो क्या रहा है? आपका नेशनल इनकम और आउटपुट लेवल सेम रह रहे हैं या बढ़ता जा रहा है? सर वो तो बढ़ रहा है।
तो बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इनकम एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। यस और नो? कोई बात नहीं बेटा, मैसेज नहीं हो पा रहे तो ठीक है, नेटवर्क सबका अलग अलग रहता है। हम्म। सर ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम इंडिया वाले एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं तो फोर सेक्टर में जाते जाते क्या होगा हमारा? हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा या कम होगा अगर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है? बताओ। बढ़ेगा। वेरी गुड। और अगर हमारे नेट इंपोर्ट्स ज्यादा हैं तो? ठीक है, तो अब टू सेक्टर हो गया, थ्री सेक्टर हो गया, फोर सेक्टर हो गया। अब तो फंडामेंटली तो क्लियर है तुम लोगों का चीजें, आंसर्स तो सही दे रहे हो सारे। अब मुझे कुछ चिंताजनक लग नहीं रहा है तुम लोगों के लिए अब, अगर रिवीजन में तुम लोग आंसर दे रहे हो तो। अब एक काम करते हैं। हम्म। अरे दिमाग, अगर वो कुछ एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन वाला वो आता ना, ऐसे आपको क्वेश्चन में अगर आंसर आ रहा है 100 और 100 में एक सिर्फ 100 है, एक 100 एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन है, तो अगर वो एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट क्या, वो ध्यान में देते हो। कल एक बार और मिल लेते हैं शाम को, आप लोगों को जो भी रैंडम डाउट्स हो वो पूछ लीजिएगा, है ना? शाम को रखते हैं कल मीटिंग, बढ़िया 7 साढ़े 7 बजे। कल आखिरी रखेंगे बस, फिर आखिरी के तुम 16 तारीख को पेपर है, 13 14 15 तुम पूरा अकाउंट्स वगैरह पढ़ो, है ना? चलिए, अभी रुक जाता हूँ। वो एच डी भैया से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।